हाँ जी। तो आज के समय पे सबसे वार्म टॉपिक जो बना हुआ है एडिटोरियल एनालिसिस का, जो कि है रिन्यू फोकस्ड ऑन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसा एक टॉपिक है। और हमारे जो न्यूज़पेपर में आए दिन जो बना हुआ है वो इससे रिलेटेड ये चीज़ है। तो हम पढ़ते हैं कि इसके जो आर्टिकल्स है जो न्यूज़पेपर में दिखाई देते हैं वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट रिलाइज ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द साइबर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, unmanned system and the advanced computing are the value in the most militaries। और जो सेकंड हमारा जो आर्टिकल था वो है द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, द आर्मी हैड आइडेंटिफाई 45 नीच टेक्नोलॉजी इन अ फील्ड ऑफ मिलिट्री एप्लीकेशन। तो इसमें यही सारी चीज़ें दी गई हैं। जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो एक काइंड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज, और मतलब अनमैन्ड सिस्टम, एक सिस्टम जो कि मैन गवर्न ना कर रहा हो, आर्टिफिशियली वो चीज़ गवर्न हो रही हो। ठीक है ना। एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एक वन स्टेप फॉरवर्ड, जो असलियत में हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं उससे एक स्टेप फॉरवर्ड कंप्यूटिंग की जो नॉलेज होगी उसको हम मिलिट्रीज में यूज कैसे की कर सकते हैं, इस तरीके की बात इन्होंने की है। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने 45 नीचेस टेक्नोलॉजी को आर्मी की जो फील्ड है उसको मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज करने की बात की है। तो अब हम बात करते हैं इसके की फीचर्स क्या है और इसके किस कंटेंट्स में हमें बात करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो डील करता है स्टिमुलेसिस इंटेलिजेंसीज और बिहेवियर इन कंप्यूटर। ठीक है ना। ये एक स्टिमुलेटेड बिहेवियर को गवर्न करता है कंप्यूटर के अंदर। ये एक स्टिमुलेटेड इंटेलिजेंसीज को पता करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता करता है। एक ऐसा फंक्शन जो कि मैन गवर्न ना कर रहा हो, वो आर्टिफिशियली मशीन उस चीज को गवर्न कर रही हो। तो इसलिए हम उसको कहते हैं ना कि क्या साइबर टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड सिस्टम, और वी कैन से दैट द एडवांस कंप्यूटिंग। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये मशीन के अकॉर्डिंग इसके एक्शन को डिस्क्राइब करता है, इसलिए हम इसको मशीन इंटेलिजेंसीज भी बोलते हैं, और रेदर देन ह्यूमन इंटेलिजेंसीज को छोड़कर इसको मशीन इंटेलिजेंसीज के नाम से जानते हैं। हालांकि इसे डेवलप ह्यूमन ही करता है लेकिन हम इसको मशीन के एक्शन के द्वारा इसे डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स द टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डाटा को बहुत स्मॉल टाइम पे रिकवर कर लेना, न्यूट्रल नेटवर्क, सेल्फ एंड एल्गोरिथम एक्सेट्रा। है ना। ये इस तरीके की बात करता है कि जैसे कोई मशीन लर्निंग है ना, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। एक ह्यूमन अगर किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाता है, तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसेस के थ्रू हम उस पैटर्न को बहुत जल्दी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए इस मशीन लर्निंग को, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। ये बिग डाटा, जो बड़ा डाटा होता है बिग डाटा, उस बिग डाटा को बहुत स्मॉल टाइम में उसको पता करके हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे फेसबुक फेस रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके जरिए, अगर हम गूगल ड्राइव में भी देखें, फेसबुक का तो एक प्रॉपर तरीका हो गया। जैसे गूगल ड्राइव को अगर हम देखें तो गूगल ड्राइव में हमारे जो फोल्डर्स होते हैं वो हमारी शक्ल के अकॉर्डिंग एक अलग फोल्डर में बन जाते हैं। है ना। हमने ये नोटिस किया होगा। जैसे गूगल फोटोज में अगर हम देखें तो हम अपनी जो इमेज होती है, हमने पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए कोई फोल्डर बनाया नहीं होता, लेकिन वो ऑटोमेटिक तुम्हारे फोल्डर में सेट हो जाती है। तो ये जो होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिस की वजह से ही होता है। ओके। विदाउट कमांड, हम किसी कमांड को ना दिए हुए भी वो जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर में, प्रॉपर फोल्डर में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। ओके। इसमें वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, और किसी कमांड को रिकॉग्नाइज करना, किसी वीडियो को रिकॉग्नाइज करना, किसी ऑडियो को रिकॉग्नाइज करना, इन शॉर्ट किसी मीडिया को रिकॉग्नाइज करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इससे एक रिलेटेड एक चीज और आती है, जैसे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज। ठीक है ना। इससे रिलेटेड ये होता है कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होता है उसका एडवांसमेंट में उसकी इंक्रीज हो जाता है। ये यूटिलाइज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस की मीडिया फॉर्म को। ठीक है ना। मीडिया फॉर्म को यूटिलाइज करने में मदद करता है। मीडिया फॉर्म का क्या मतलब है, जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटोज, ये सब जो चीज़ें होती है जनरेटिव
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज का एक पार्ट होती है, ठीक है ना। एडवेंट ऑफ एडवांसमेंट मशीन लर्निंग कैपेसिटी, ये मशीन की जो लर्निंग की कैपेसिटी होती है उसको और भी ज़्यादा एडवांस बना देती है। लाइक सिंथेटिक मीडिया, है ना, इवन डीप फेक टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एडवांस ऑफ एडवांसमेंट, है ना। आज के समय पे हमें डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे एक साउथ की एक बहुत बड़ी एक्टर थी जिनके जो वीडियो कंटेंट उनका दिखाई दिया आजकल के टाइम पे हमारे सोशल मीडिया में, तो वो सिंथेटिक मीडिया का पार्ट है, डीप फेक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है ना। हमें कुछ समय पहले जो हमारे बॉक्सर्स थे, हमारे जो एथलीट्स थे, उनसे रिलेटेड भी कई सारी हमें फेक न्यूज़ देखने को मिली थी। वो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस की ही मदद से हुआ था। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के कुछ इनोवेशंस है, उन इनोवेशंस के बारे में हम बात करते हैं। जैसे GAN का मतलब होता है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। LLMs का क्या मतलब होता है? LLM का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि जो लो वाले कोर्स होते हैं। LLM का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और इसमें जो आर्टिफिशियल इनोवेशन में जो तीसरा पार्ट आता है वो है GPT, मतलब जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और जो फोर्थ पार्ट है वो इमेज जनरेशन टू एक्सपेरिमेंट्स। और उसके बाद जो आता है वो आता है क्रिएट कमर्शियल ऑफरिंग लाइक डेल ई फॉर द इमेज जनरेशन। तो डेल ई एक क्या बोलते हैं, कमर्शियल एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम इमेज को जनरेट कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है चैट GPT, जो हेल्प करता है हमें ब्लॉग राइटिंग में, कंप्यूटर की कोडिंग में, मार्केटिंग की जो कोडिंग होती है उसको और मार्केटिंग को कॉपी करने के लिए हमें चैट GPT की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम इसको, जो चैट GPT है, आज के समय पे इसको एडवांस तरीके से भी देखा जा सकता है। लाइक जो जनरेटिव रिजल्ट्स होते हैं, हम रिजल्ट्स को भी देखते हैं कि वो ऑलरेडी रिजल्ट्स जनरेट करके दिखा देते हैं। लाइक रिजल्ट जनरेटिंग जो भी क्वेरीज होती है वो चैट GPTs के थ्रू हमें डायरेक्टली देखने को मिलती है। ओके, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, कि डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज को और मशीन लर्निंग को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, क्या क्या फॉर्मेट थे, क्या क्या तरीके रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेट 1990s में जो भारत ने सबसे पहले ड्रोन प्लेटफॉर्म को कंडक्ट किया गया था, और आर्मी के द्वारा फिर इसे 2000s में इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने इसे अडॉप्ट किया था। फिर हम बात करें कि जो इंडिजीनियस स्पेस प्रमोशन था, जो पॉइंट नंबर 2 है, इंडिजीनियस स्पेस प्रमोशन के लिए इंडिया ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसमें उसने अपनी मिलिट्री कम्युनिकेशन की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया गया था थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के। मतलब हम इसमें जो बात की थी बैकग्राउंड में, डिफेंस में किस तरीके से आया। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है GSAT 7 जो है वो नेवी के स्पेसिफिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात की गई थी 2013 में। और फिर 2018 में GSAT का जो 7A है उसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2018 में अडॉप्ट किया गया था। अगली जब हम अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने डिफेंस साइबर एजेंसी को इस्टेब्लिश किया था 2018 के बाद। तो फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मिलिट्री की बात करते हैं कि मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो उड़ान एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज किया, जिसमें साइबर एंड वर्चुअल रियलिटी को एड्रेस किया गया और लॉजिकली और ट्रेनिंग की ज़रूरतों के साथ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज को मिलिट्री में उतारने की कोशिश की गई। सेकंड पॉइंट में इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि जो इंटीग्रल मैप रोड सिस्टम था उसको इंडिजीनियस प्रोजेक्ट के आधार पर बढ़ावा दिया गया, जैसे स्वावलंबन। देखो दोस्त, इसमें हम लोग जो GPS सिस्टम इस्तेमाल करेंगे अगर हम रोड मैप सिस्टम के लिए, तो वो अमेरिका के द्वारा जनरेट किया हुआ सिस्टम है, जिसकी वजह से जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को अमेरिका कैचअप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिजीनियस मैप सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिसके द्वारा हम अगर स्वावलंबन रोड मैप सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो नेवी सिस्टम है, आर्मी सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी
डिफेंस नाम का एक इनिशिएटिव लिया गया जिसके द्वारा डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को काउंसिल को बनाया गया, जिसका एम था इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज को इनकॉर्पोरेट करना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, दूसरा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस को इंडिजीनियस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सिस्टम्स होते हैं आर्मी के या फिर किसी भी देश के, अगर वो अमेरिका के द्वारा डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर्स के द्वारा गवर्न किए जाएंगे तो अमेरिका उस चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर कर सकेगा, जिसकी वजह से उस देश की इंटरनल सिक्योरिटी जो होगी वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका पूरा डाटा जिसने उस देश में जो उसके एप्स को डेवलप किया है, तो वो सारा का सारा डाटा उस देश को मिलता रहेगा। जैसे अमेरिका के पास बहुत सारे देशों के जो डाटा है वो अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी डिफेंस सिस्टम, डिफेंस आर्मीज के जितने भी ज़्यादातर मैक्सिमम जो ऐप्स बनाए जाते हैं वो अमेरिका और इन शॉर्ट जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं वाई इंडिया नीड टू टेक स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड द इंटेलिजेंसीज और टेक्नोलॉजी। तो हमने ये देखा कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो जिसकी वजह से क्रिएटिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, जिसमें हम अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने देश में जो आत्मनिर्भर भारत वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए इंडिया को एक स्टेप आगे चलना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के थ्रू और मशीन लर्निंग के थ्रू। तो मिलिट्री मस्ट बी कोऑर्डिनेट, जिसमें इसको इस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए जो सिविलियंस के लिए हेल्पफुल हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो आगे जाकर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे इन्वायरमेंट के लिए भी और उस देश में रहने वाले सिविलियंस के लिए भी, सिटीजन्स के लिए भी। मतलब कि इसकी डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए जहाँ पर प्रॉपर तरीके से हर आदमी को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचाया जा सके। इससे रिलेटेड कुछ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से एथिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जैसे ये एक सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम को जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से जॉब सिस्टम जो होता है वो कम हो जाता है ना। इसकी अकाउंटेबिलिटी पे शक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्या ये मोरालिटी के साथ रहता है नहीं रहता, उसकी इंटीग्रिटी कैसी है, लैक ऑफ कंसिस्टनेस, अवेकनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेफ्टी और बायसनेस। ठीक है ना, सुपर इंटेलिजेंस होगा, वो इतना इंटेलिजेंट होगा कि एथिकली इस पे अगर बात की जाए तो वो इतना इंटेलिजेंट होगा जिसकी वजह से जो ह्यूमंस को वो रिप्लेस कर देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज। फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करें बायसनेस, तो इसमें बायसनेस सिस्टम जैसी चीज कम होगी। जैसे ह्यूमंस होते हैं वो बायस्ड होते हैं अपने रिलीजियस पर्सन के लिए, अपने कास्ट पर्सन के लिए या जेंडर ओरिएंटेड, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होगी क्या ये बायसनेस है या नहीं है ना। इस चीज पे भी क्वेश्चन उठता है कि क्या ये एक अनबायस सिस्टम को जनरेट करेगा या बायस सिस्टम को जनरेट कराएगा। तो जनरली ये देखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज के थ्रू, हमने देखा गया है कि ये बायसनेस को शो नहीं करता। ओके, तो जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज का वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज का डिफेंस और आर्मी की जगहों पर कम से कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बायस नहीं होता। और आर्मी जो होती है वो जनरली बायस्ड होती है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। सेफ्टी की बात की जाए तो क्या ये सेफ है? आने वाले समय में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारे अगेंस्ट जा सकती है या नहीं जा सकती है? तो सेफ्टी भी इसका बहुत बड़ा कंसर्न है। अवेकनिंग ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज को और भी ज़्यादा मॉडर्न करने की ज़रूरत है, जिससे वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो सके, है ना, एक्टिव हो सके अपने अपने वर्क को लेकर। लैक ऑफ कंसिस्टनेस, इसका जो मॉडर्न सिस्टम है और मॉडर्न पीपल्स है उन लोगों को लेकर बहुत कंसिस्टेंस नहीं होगा, वो वन स्टेप और वन डायरेक्शनल ही होगा। तो इसलिए इससे लेकर बहुत सारे एथिकली क्वेश्चन अराइज होते हैं। इसकी इंटीग्रिटी पे शक किया जा सकता है, क्या इसकी मोरालिटी पे शक किया जाता है। जैसे किसी को अगर ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज मोरालिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। तो
इस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ पे उठती है। अकाउंटेबिलिटी भले ही इंक्रीज होगी, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी रिजर्वेशन जैसी चीज, जैसे एक पर्टिकुलर आदमी को की तरफ ज्यादा टिल्टेड होनी चाहिए, उस तरीके की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। मोरालिटी का जो कल्चर होगा वो तो ऑलरेडी इसमें कम होगा ही। इसके बाद अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो जॉइंट इंटरऑपरेबिलिटी थ्री सर्विस, तो इसमें आर्मी में इसे इंट्रोड्यूस करने से पहले इस पे डीप रिसर्च करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सिस्टम है उसको स्वावलंबन करना चाहिए, आत्मनिर्भर के तरीके से इसे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर हम बाहर के सॉफ्टवेयर्स को लेंगे तो वो सॉफ्टवेयर्स हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल थ्रेट्स बनकर भी उभर सकते हैं, और हमें इस टेक्नोलॉजी को बार बार रिविजिट करने की ज़रूरत है, ताकि हम इसमें होने वाली जो लिमिटेशंस है उसको कैच कर सकें, और है ना, इससे जितनी भी होने वाली लिमिटेशंस है उसको बार बार कैच कर सके, और मोरालिटी पे इस पे क्वेश्चंस कम से कम अराइज हो। हर चीज़ की लिमिटेशंस भी होती हैं और कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के साथ भी कुछ लिमिटेशंस है और कुछ डिलिमिटेशंस है। हमें लिमिटेशंस की तरफ फोकस ना करते हुए, कम करते हुए, एडवांटेजेस इसके क्या है उसको भी फोकस करना चाहिए। तो एडवांटेजेस के साथ चलते हुए हमें लिमिटेशंस को कम करते हुए आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। हाँ, और इसमें लास्ट टाइम में इन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को भी इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करना चाहिए, ताकि इसमें और भी ज़्यादा इनोवेशन क्रिएट किया जा सके, और मिलिट्री के पाथवे और इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले समय में ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तो आने वाले ये जो समय का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख लेना और इसको ट्राई करना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? Keeping in a view that challenge in a cyber security, examine the extent to which India has successfully developed the comprehensive and national cyber security strategies। तो इसमें आपको 200 वर्ड में इसे लिखना है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। साइबर सिक्योरिटी को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के टर्म में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी की डिफरेंट एलिमेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स में हम इसमें जोड़ सकते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर जो मशीन टेक्नोलॉजी, या फिर वन स्टेप फॉरवर्ड मशीन टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड सिस्टम और एडवांस कंप्यूटर सिस्टम। इस चीज़ से हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और चैलेंजेस की बात हम कर सकते हैं कि इसमें चैलेंजेस मोरालिटी को लेकर हो सकते हैं, बायसनेस को लेकर हो सकते हैं, और सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर हो सकते हैं। बहुत सारे जो चैलेंजेस हो सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी पे शक किया जा सकता है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। लास्ट पोर्शन जो है इंडियन नेविगेशन सिस्टम की बात करी है इन्होंने, नेवी साइबर, हाँ, नेविगेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं, जैसे स्वावलंबन है ना, जैसे जीपीएस सिस्टम है। तो इंडिया का एक और सिस्टम है जिसका नाम है नेसिक। तो नेसिक एक सिस्टम है जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, जिससे हम इंडिया के स्वावलंबन वाले जो तरीके, आत्मनिर्भर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको, उसकी तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं, जिससे हम अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल थ्रेट्स को कम वो कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी जा सकती है। ओके, थैंक यू।